सो आज बेसिकली मैंने कंबाइंड लेक्चर लिया है, PB1 विरार के स्टूडेंट भी है, तो मैं एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करता हूँ, GOC2। अंधेरी एंड बोरीवली स्टूडेंट जो है उनको ऑलरेडी GOC1 कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट रह गया, वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, वो कवर कर लेंगे। तो अभी हम लोग GOC2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो विरार के स्टूडेंट है उनका एरोमेटिसिटी का अभी कुछ पोर्शन बाकी है, वो मैं सेपरेट आपका लूंगा, जब आप विरार स्टूडेंट्स का अलग से लूंगा मैं क्लास, तो उसमें मैं जो आपका एरोमेटिसिटी का बाकी है वो मैं कवर करूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है आप सभी को? विरार के स्टूडेंट प्रेजेंट है क्या? हेलो स्टूडेंट्स, विरार के स्टूडेंट है क्या? हाँ ठीक है। हाँ सर। So write next chapter, GOC2. GOC2 में हम लोग बेसिकली इंटरमीडिएट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है, सपोज मान लिया कोई आपका रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, या फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। सपोज ये आपका रिएक्शन, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट। तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन, बेसिकली हम लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सपोज कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट एक पहले इंटरमीडिएट बनाता है और उस इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, मतलब डायरेक्टली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। पहले रिएक्टेंट आपका एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट का मतलब एक ऐसा स्पीसीज जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनता है, उसको इंटरमीडिएट बनता है, एज द नेम सजेस्ट, राइट। सो कोई भी रिएक्शन है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, पहले क्या होगा, रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फिर ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। आई इज इंटरमीडिएट। Intermediate is any species which is found between reactant and product. इंटरमीडिएट क्या होते हैं? इंटरमीडिएट एक अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं। इंटरमीडिएट में आपका जो टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, दे आर कार्बोकैटायंस, कार्बेनायंस, कार्बन फ्री रेडिकल्स, carbocation, carbanion, carbon free radicals. There may be carbene, there may be nitrene, etc. ये सभी स्पीसीज को हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं, जिनके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में, वन बाय वन करके। कार्बोकैटायन क्या होता है ये तो आपको पता होगा। कार्बोकैटायन क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज विच कंटेन पॉजिटिव चार्ज। कार्बन आयन क्या होते हैं? कार्बन कंटेनिंग स्पीसीज विच कैरी नेगेटिव चार्ज। कार्बन फ्री रेडिकल आपको पता होगा, विच कैरी वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बीन क्या होता है? कार्बीन एक 6 मेंबर्ड स्पीसीज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, जिनके पास एक लोन पेयर होता है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रीन क्या होते हैं आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। तो इंटरमीडिएट सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। आई होप कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होता है, रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। पहले रिएक्टेंट से एक इंटरमीडिएट बनेगा, फिर वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। इंटरमीडिएट हाईली अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जैसे कार्बोकैटायन की बात करें, कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग कार्बोकैटायन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन का हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R1, R2,
R3C+। कार्बोकेटायन को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 R3C+। दैट मीन्स कोई भी कार्बोकेटायन है उससे 3 बॉन्ड्स होते हैं। R क्या है? एल्काइल ग्रुप्स है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स है, दैट मे बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, एनीथिंग। R1 R2 R3 इस तरह से कार्बोकेटायन। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इनमें सबसे पहले तो हम लोग प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दे कंटेन? कार्बोकेटायन पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन दे कंटेन? हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन? तो इस तरह से आपका, तो कार्बोकेटायन से 3 बॉन्ड है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बताइए? कार्बोकेटायन कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन। क्या उनका ऑक्टेट कंप्लीट है? बताइए, क्या कार्बोकेटायन का ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है? 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो उनका नेचर कैसा लिखेंगे हम लोग? कैन वी से दैट दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बिकॉज देयर ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। और ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, 8 इलेक्ट्रॉन से अगर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग लेविस एसिड बोलते हैं, जैसा मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी आपको बताया था। लेविस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है। सो नेचर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकेटायन, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? यस, क्योंकि हमें पता है कार्बन से 3 बॉन्ड बने, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा? 3 होगा। 3 का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बट यहाँ पे एक और हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp2 या फिर sp भी पॉसिबल है। क्यों? जैसे देखो यहाँ पे, सपोज मान लिया कार्बोकेटायन ऐसा है, टोटल ये 3 बॉन्ड बनाता है, तो अगर सिंगली बॉन्डेड कार्बोकेटायन है तो फिर स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से sp2 होगा। अगर कोई डबली बॉन्डेड कार्बोकेटायन, ऐसा भी तो हो सकता है, क्या डबली बॉन्डेड कार्बोकेटायन नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड है? केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp, क्योंकि मैंने बताया था पाई बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन काउंट नहीं करते, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp। दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन कार्बोकेटायन का sp2 भी हो सकता है, sp भी हो सकता है। sp2 तब बोलेंगे जब सिंगली बॉन्डेड कार्बोकेटायन, और sp कब बोलेंगे? जब आपका डबली बॉन्डेड कार्बोकेटायन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर की बात करूं तो बताइए स्ट्रक्चर कैसा होगा? सिंगली बॉन्डेड कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? इनका जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, R1 R2। मान लिया मैंने कि कार्बोकेटायन से 3 एल्काइल ग्रुप्स अटैच है, तो इनको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 R2 R3। मतलब क्या है? सपोज ये जो प्लेन है ये XY प्लेन है, सपोज दिस इज XY प्लेन, सो दिस all the groups are present in XY plane. C and R1 R2 R3 are present in XY plane। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। अब इसको देखिए मैंने डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट किया है, 3 डिफरेंट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, एक नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन का मतलब इन द प्लेन इस तरह से। एक मैंने इस तरह से लाइन बनाया, मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये पूरा कंपाउंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में, XY प्लेन में, ये नॉर्मल लाइन हो गया मतलब इन द प्लेन। एक लाइन मैंने यहाँ पे डार्क कलर से बनाया जिसको वेज बोलते हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो डार्क कलर लाइन का मतलब क्या है? दिस इज कमिंग टुवर्ड्स द व्यूअर, ये आपकी तरफ आ रहा है, कंपाउंड ऐसा है। बट जब आप इसको फ्लैट इस तरह से देखेंगे, क्या आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? जब आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है, तो ये तो हो गया नॉर्मल लाइन, ये हो गया आपका डार्क लाइन से दिखाएंगे, और एक पीछे की तरफ जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर, दिस इज टुवर्ड्स द व्यूअर। क्या ये सभी स्टूडेंट को वीडियो दिखाई दे रहा है जिसमें मैं आपको मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ? मॉलिक्यूल दिखा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो अगर यहाँ पे नॉर्मल लाइन बना हुआ मतलब इन द प्लेन, अगर ऐसे सॉलिड लाइन बना हुआ मतलब वो आपकी तरफ आ रहा है,
और एक इस तरह से डैश लाइन बनाना मतलब अवे फ्रॉम द गिवन। तो इसको हम लोग 3D में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन सपोज XY प्लेन में है, तो इसके परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था, अगर कोई कार्बन कंटेनिंग चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा। और सपोज मान लिया मॉलिक्यूल, सपोज आपका मॉलिक्यूल XY प्लेन में है, तो वैकेंट ऑर्बिटल कौन से प्लेन में होगा, उसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूल। मतलब वो कौन से प्लेन में होगा, अलोंग जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग। कई बात समझ में आ रहा है। तो कार्बोकेटायन कुछ इस तरह से होता है, ये जो आपका ये वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में किसी अदर स्पीसीज के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर सकता है टू कंप्लीट ऑक्टेट, राइट। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। तो कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर क्या बोलेंगे आप, अगर आपका सिंगल बॉन्डेड है तो आप बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, और अगर डबली बॉन्डेड होगा तो आप क्या बोलेंगे, लीनियर, राइट। इज इट क्लियर अप टू हियर? ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे स्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कार्बोकेटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो आप मुझे बताइए कि कौन से इफेक्ट इसको स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे। क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेंगे। सो वी कैन राइट लाइक दिस, स्टेबिलिटी ऑफ, we can write like this, stability of कार्बोकेटायन is directly proportional to electron releasing group। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करके इसको स्टेबल करेंगे, राइट। सो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में कौन कौन से इफेक्ट आते हैं, प्लस एम मेसोमेरिक, जो सबसे स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसके बाद कौन होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बट उतना अच्छा रिलीज नहीं करता जितना मेसोमेरिक करता है। और इसके बाद एक और इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बहुत ही पुअर इफेक्ट होता है। कौन सा होता है, प्लस एम। तो ये तीनों इफेक्ट क्या करेंगे, कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि ऐसे स्पीसीज जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर किसी स्पीसीज में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और आपको कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है तो उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। क्या इसमें कोई आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं, तो इसको कैसा बोलेंगे आप, पैरामैग्नेटिक। ऑल आर पेयर्ड, जो बॉन्ड, देयर आर 3 बॉन्ड पेयर्स, राइट। तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी होगी कार्बोकेटायंस की, they are diamagnetic. And seventh point is क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अच्छा, ये 7th पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7th, यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। इस पॉइंट के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले, डोंट वरी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। ओके, अब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कार्बोकेटायन है उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखने वाले हैं, जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल होगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। तो हम लोग एक मोस्ट स्टेबल से लीस्ट स्टेबल की तरफ एक ऑर्डर बनाने वाले हैं। मोस्ट स्टेबल कौन होगा, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीज। मैंने आपको ये बताया कि मेसोमेरिक सबसे पावरफुल होता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव। इस मेसोमेरिक से भी पावरफुल एक होता है एरोमेटिसिटी। अगर कोई रिंग वाला कंपाउंड है, कोई साइक्लिक कंपाउंड है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो एरोमेटिक है, तो मैंने आपको बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल कंपाउंड्स।
लाइक बेंजीन, बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज वेरी स्टेबल, तो जनरली रिएक्ट नहीं करता रूम टेम्परेचर में। तो अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो इसका मतलब अगर हम सभी कार्बोकैटायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखे तो सबसे पहले वो कार्बोकैटायन आएगा जो एरोमेटिक होता है। और मैंने एक ऐसा कार्बोकैटायन आपको बताया है जिसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, ट्रोपाइलियम कैटायन। ट्रोपाइलियम कैटायन इज द वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रोपाइलियम कैटायन आपका मोस्ट स्टेबल होगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रोपाइलियम कैटायन लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो हम लोग ऑर्डर लिखने वाले हैं, ये ऑर्डर किसका लिख रहे हैं? सिर्फ कार्बोकैटायंस का लिख रहे हैं, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज का ऑर्डर लिख रहे हैं। हम लोग मिक्स करके कभी भी ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। ऐसा नहीं पूछेगा आपको कि पॉजिटिव एक बता दिया और एक नेगेटिव और आप ऑर्डर बताइए, नहीं। जब भी आपसे ऑर्डर पूछेगा तो या तो कार्बोकैटायन में से ऑर्डर पूछेगा, 3-4 कार्बोकैटायन देंगे, 3-4 कार्बन आयन देंगे, उसमें से ऑर्डर पूछेगा आपसे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा जीओसी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी ज्यादा वेटेज होता है। तो ट्रोपाइलियम कैटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ठीक है। दिस इज ट्रोपाइलियम कैटायन। Why it is most stable? One of the reasons for its stability is aromatic. This is aromatic. And second reason is the positive charge. First reason is it is aromatic, and the positive charge is delocalized on 7 carbon atoms. मैंने आपको बताया था अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसके ऊपर डेफिशिएंसी है, उसके ऊपर लोन है, उसके पास मनी नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं। तो इस कार्बोकैटायन का जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था तो आपने देखा था जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज डिलोक्लाइड ऑन ऑल द 7 कार्बन एटम्स। मतलब जो 7 कार्बन एटम्स है वो इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेंगे, मतलब इसका जो दुख है उसको अपने ऊपर ले लेंगे, ऐसा समझ सकते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या? डेफिशिएंसी, उसकी डेफिशिएंसी को अपने ऊपर ले लेंगे, मतलब इसके 7 फ्रेंड्स है। तो मैंने आपको बताया था मोर द डिलोक्लाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जितने ज्यादा कार्बन के ऊपर डिलोक्लाइजेशन होता है वो स्पीशीज उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे 7 कार्बन एटम, इसके पास 7 फ्रेंड्स हैं जो इसकी पॉजिटिव चार्ज डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रोपाइलिन, राइट। नेक्स्ट कार्बोकैटायन जो आप इमेजिन कर सकते हैं, नेक्स्ट कार्बोकैटायन है PH3 C+। नेक्स्ट आएगा आपका PH2 CH+। पहले तो मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। This is the overall order of stability of all the carbocation that is possible. Okay. Okay. तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रोपाइलियम कैटायन मोस्ट स्टेबल है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से कॉपी कर लेना।
अभी तो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया PH3C+। PH3C+ क्या होता है, मतलब कार्बन से 3 फिनाइल रिंग्स अटैच है। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करके देखूं, इसको अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। इस तरह से क्या बता सकते हैं इसमें कितने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। मतलब यहाँ पे जो पीएच है, पीएच का मतलब 66H5, इसको मैंने एक को एक्सपेंड किया, बाकी दोनों को शॉर्ट में लिखा है। कितने कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यह डबल बॉन्ड इधर जाएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे जब आएगा पॉजिटिव तो ये डिलोकलाइज होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑर्थो एंड पैरा पे डिलोकलाइज होता है। तो एक बेंजीन में 3 कार्बन एटम के ऊपर डिलोकलाइज होगा। हमारे पास 3 बेंजीन है, 3 into 3 9 + 1 10। कितने कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज होगा। टेन कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए, अगर 2 फिनाइल है तो कितने कार्बन के ऊपर डिलोकलाइज होगा। 2 फिनाइल है तो 3 into 3 3 into 2 6 + 1 7 कार्बन, ठीक है। और अगर 1 फिनाइल, अभी आप इन दोनों को थोड़ी देर के लिए इन दोनों को इग्नोर कीजिए, राइट। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, दिस वन एंड दिस वन, ये थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कीजिए इसको, ठीक। देन इसके बाद यहाँ पे 1 फिनाइल है तो कितने होंगे बताइए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे इसके। Positive charge will be delocalized on 3 carbon atoms. I hope it is clear to all of you. 3 + 1 4 carbon atom, 4 कार्बन एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन, राइट। और यहाँ पे लास्ट वाले में कितने कार्बन एटम के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा, अगर इसका मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं। हेलो सर।
हेलो स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग माय वॉइस? सर थोड़ा लैग हो रहा है। हाँ, पावर कट हो Yes, गया। sir. सो मैंने ये बताया आपको, लास्ट वाले में कितने कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा? 2 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन होगा। So based on more the delocalization, more is the stability. You can say that carbocation which contain 3 phenyl will be more stable than which contain 2 phenyl, which contain 1 phenyl. And then इसके बाद ये लिस्ट स्टेबल। क्या ये 4 आपको समझ में आ रहा है? 1 2 3 4 सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? More the delocalization of positive charge, more is the stability. ये 4 समझ में आ गया? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे 10 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन है और इसमें बात करूँ तो मैंने प्रोपाइलियम को पहले क्यों लिखा है? वैसे तो यहाँ पे 10 कार्बन है, जिसको पहले लिखना चाहिए था। नहीं, इसमें एक और फैक्टर है। इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एरोमेटिक वाला है। एरोमेटिक का फैक्टर, क्या ये एरोमेटिक है? पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है? एरोमेटिक सिर्फ एक सेपरेट पार्ट पे एरोमेटिक है। बट इस वाले में जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्या ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? बताना मुझे, क्या ये एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? इस वाले में जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग का पार्ट है? नहीं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 7 कार्बन के ऊपर डिलोकलाइजेशन फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है 10 कार्बन के डिलोकलाइजेशन से। ऐसा इसलिए है क्योंकि फर्स्ट वाला एरोमेटिक है। ठीक, तो ये एरोमेटिक की वजह से मोस्ट स्टेबल हो गया। अदर्स में मैंने क्या किया, मोर द डिलोकलाइजेशन मोर इज द स्टेबिलिटी, ये हमने चेक कर लिया। ठीक है, ये दो आपके हैं, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, वो अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब रेजोनेंस तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए। रेजोनेंस के बाद जो फैक्टर आता है वो कौन सा आता है फैक्टर जो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, इस वाले में बताइए कितने, इस वाले कंपाउंड में क्या रेजोनेंस होगा? नहीं, रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं। यहाँ पे क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। कितना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? कितने अल्फा है इसके पास? 9 डिफरेंट तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। इस वाले में बताना कितने अल्फा हाइड्रोजन है। इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो कार्बन से कितने मिथाइल होंगे? 2 मिथाइल होंगे। कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे? 6। यहाँ पे बताना थर्ड वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। और लास्ट वाले में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ऑर्डर देखूं तो सबसे पहले मैं एरोमेटिक, ऐसा कार्बोकेटायन जो एरोमेटिक का पार्ट है सबसे पहले लिख लिया। फिर वो कार्बोकेटायन जिसमें रेजोनेंस हो रहा है उसको मैंने लिखा। रेजोनेंस में भी जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है उसको पहले लिखा, जिससे कम रेजोनेंस हो रहा है उसको बाद में लिखा। फिर इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कार्बोकेटायन को लिखा। मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 6 अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा, इधर 0 अल्फा है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? ये चीजें समझ में आ गया आपको। मोर द अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, राइट? अब अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आप बात करें डबल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन होते हैं। ये अनस्टेबल सिचुएशन होते हैं। मतलब अगर कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल सिचुएशन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसमें जो कार्बन है उस कार्बन का आयोडाइजेशन क्या है? sp2। सिमिलरली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की देखें, कार्बन का आयोडाइजेशन क्या है? sp है। sp का मतलब परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 50%। यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर कितना है? 33%। मतलब sp3 वाले से ज्यादा है। तो परसेंट एस कैरेक्टर बढ़ने से क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। और हमें पता है डबल बॉन्डेड कार्बन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? ये किस टाइप की टेंडेंसीज होंगे? ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उससे कोई साइड वाला एटम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन होगी? ऑलरेडी ये डेफिशिएंसी है, इसके पास डेफिशिएंसी ऑलरेडी, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। मतलब कम इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या है? कम इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अनस्टेबल है। और उसके साइड में हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए तो बहुत ही अनस्टेबल सिचुएशन होगा ना।
ठीक है। और सिमिलरली अगर हमने 50% s कैरेक्टर वाले कार्बन को लगा दिया, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को लगा दिया, तो ये कार्बन तो और भी ज्यादा विड्रॉ करेगा। मतलब मैं इसको 3 एरो से दिखा देता हूँ। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और उसके साइड वाला एटम sp है या sp2 है, जिसमें s कैरेक्टर काफी ज्यादा है। s कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये क्या कर देगा, कार्बोकेटायन को अनस्टेबल कर देगा। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इधर, तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होते हैं, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जो साइड वाले एटम है, दो sp2 आयोडाइज्ड कार्बन है, और sp2 आयोडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होने की वजह से ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, मतलब ये दो साइड से इसको परेशान करेगा। ठीक है। तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, दिस एंड दिस। यहाँ पे तो एक ही साइड से परेशान कर रहा है, यहाँ पे दोनों साइड से परेशान करेगा, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो आई थिंक दिस इज लेस स्टेबल देन दिस। ये बात समझ में आ रहा है सब स्टेबल, क्योंकि इसमें एक sp2 कार्बन है विड्रॉ करने के लिए, इसमें दो sp2 कार्बन विड्रॉ करने के लिए, दोनों साइड में sp2 कार्बन। नहीं, ये एरोमेटिसिटी नहीं आएगा, ये एरोमेटिक, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो एरोमेटिक का पार्ट नहीं है। देखो तो बताता हूँ, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऐसा है कुछ, मतलब एक तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना चुके हैं, इस तरह से पाई बॉन्ड बनाए, और जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे कार्बन एटम का, कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन बताइए, sp2, राइट। कार्बन एटम की हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। तो यहाँ पे बेसिकली जो वैकेंट ऑर्बिटल है, जो पॉजिटिव का मतलब वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इसके परपेंडिकुलर है। वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, परपेंडिकुलर है। डबली बॉन्डेड पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा बेसिकली, sp है। तो sp का यहाँ पे जो जिस ऑर्बिटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव का वैकेंट ऑर्बिटल, उस कार्बन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो मॉलिक्यूल के प्लेन में है, जो अदर ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर है। तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज, क्या ये वैकेंट ऑर्बिटल इन ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन में है, क्या एरोमेटिक का पार्ट है, एरोमेटिक का पार्ट है नहीं। पॉजिटिव चार्ज क्या एरोमेटिक रिंग का पार्ट है, नहीं। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, वो अदर ऑर्बिटल से 90 डिग्री के एंगल पे है। अदर ऑर्बिटल जो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उससे 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज वाला ऑर्बिटल है वो अदर ऑर्बिटल के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। ये बात समझ में आ गया आपको। हाँ बिल्कुल, नाइट्रोजन जैसा ही हो रहा है इसमें, इसमें भी नाइट्रोजन जैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर है। हाँ बताइए संजय, क्या डाउट है। So CH2 double bond CH plus है ना? हाँ फिर So last CH2 double bond CH plus. यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, सर। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है। सर इसमें ये CH2 वाला जो कार्बन है वो sp2 है और CH वाला जो है वो sp है ना, तो उसके तरफ जाना चाहिए, नहीं नहीं प्लस की नहीं, तरफ मैंने जाना चाहिए मैंने ये बोला, इलेक्ट्रॉन्स को। मैंने ये बोला आपको कि ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे एक जो एटम है वो sp2 आयोडाइड है। ठीक है। तो ये sp2 आयोडाइड एटम क्या करेगा, सपोज मान लिया, चलो ठीक है, आप ऐसे देखो CH3CH2 प्लस दिस एंड दिस विच विल बी मोर स्टेबल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। यहाँ पे जो CH3 होता है, CH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, प्लस साइन करता है, क्योंकि ये sp3 आयोडाइड कार्बन है। sp3 आयोडाइड कार्बन की परसेंटेज कम होने की वजह से उसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करना। इसके कंपैरिजन में जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है वो विड्रॉ करता है, सिंगली बॉन्डेड कार्बन जो एल्काइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा इससे। ये बात समझ में आ रहा है आपको।
देखो यहाँ पे मैंने इन दोनों में कंपेयर किया है। यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 का रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है प्लस आई, और यहाँ पे CH2 का माइनस आई लगा हुआ है। मतलब कार्बन कैटायन से इलेक्ट्रॉन हमने एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया, तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा पहले वाले से। आई एम कंपेयरिंग बिटवीन दीज टू। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो CH3 है वो प्लस आई करेगा, बट यहाँ पे CH2 का sp2 आयोडाइजेशन होने की वजह से ये माइनस आई करेगा। हाँ बता रहा हूँ ना, वो उसमें एक्सेप्शन है भावी राठौर, उसमें एक्सेप्शन है। मैंने बोला ना अभी इसको होल्ड करने के लिए थोड़ी देर के लिए, तो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखेंगे, वो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसलिए मैंने उसको अलग सेपरेटली रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दिस पॉजिटिव चार्ज, अगर बेंजीन के डायरेक्ट ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो एरोमेटिक रिंग का पार्ट नहीं होता है, पॉजिटिव चार्ज एरोमेटिक रिंग में डिलोकलाइज नहीं हो रहा है। अगर सपोज ऐसा होता बेंजीन रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज आपका डिलोकलाइज होगा, ये स्टेबल होगा। बेंजीन रिंग के बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होगा। बट अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, क्योंकि इसके साइड वाले एटम पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। ऑलरेडी डेफिशिएंट था, और ज्यादा विड्रॉ करके उसको और ज्यादा परेशान करेगा, डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आप यहाँ पे sp हो गया तो और भी ज्यादा विड्रॉइंग। सर हाँ सर वो CH2 CH वाला वापस बताओ ना। इसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ हाँ। पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इससे एक sp2 आयोडाइज्ड कार्बन अटैच है। sp2 आयोडाइज्ड कार्बन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो क्या आपको पता होगा परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है। तो sp2 आयोडाइज्ड कार्बन और यहाँ पे sp3 आयोडाइज्ड कार्बन है। sp2 आयोडाइज्ड कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और विड्रॉ करके इसको अनस्टेबल बना देगा। दैट्स व्हाई मैंने इसको बाद में लिखा, इसको पहले लिखा। दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज स्टेबल। समझ में आ गया बात आपको? हाँ सर। ठीक है, तो आप इसको ध्यान देना, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वैकेंट ऑर्बिटल वो अदर ऑर्बिटल से परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, लास्ट में जो आपका आ रहा है, लास्ट वाला जो आपका ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था ब्रेक्स रूल। ब्रेक्स रूल आपको बताया था, क्लियर है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ब्रेक्स रूल, ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। देखिए ब्रेक्स रूल में मैंने आपको बताया था, ब्रेक्स रूल क्या होता है? सपोज मान लें कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। बाईसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब ये होता है कि सपोज इस टाइप का कंपाउंड है ऐसा, इसमें क्या होता है? 6 कार्बन, ये 6 कार्बन तो प्लेन में है, बट ये जो कार्बन है वो प्लेन से बाहर है, तो मैंने ब्लू कलर से लिखा है। तो ब्रेक्स रूल के अकॉर्डिंग ये जो आपके दो एटम होते हैं इस टाइप के कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और बाईसाइक्लिक कंपाउंड में ये जो एटम्स होते हैं, इन दोनों एटम्स को बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। और ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे रूल ये होता है, ब्रेक्स रूल ये है कि ब्रिज हेड कार्बन कैन नॉट बी sp2, कैन नॉट बी sp2।
that is it cannot accommodate positive charge, radical, vacant orbital और डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ब्रिज हेड कार्बन से आपका पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल और डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बाईसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं 3D में होते हैं, 3 डायमेंशनल होते हैं। तो इसमें क्या है कि सपोज मान लीजिए 6 कार्बन एक प्लेन में, तो बाकी के एक कार्बन क्या है प्लेन से बाहर जा रहे हैं। इस तरह से ब्रिज बना के रखा है। अगर आपका ये कार्बन sp2 हो जाएगा, मतलब ये आपका एटम प्लेन में आ जाएगा, ये जो कार्बन है ये प्लेन में आ जाएगा, और अगर ये कार्बन प्लेन में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में, अदर हाइड्रोजन एटम्स के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई ये अनस्टेबल होता है। तो ब्रिज हेड कार्बन लाइक अगर आपका इस तरह से कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, या फिर आपका कोई बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और वहां पे ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर रेडिकल हो गया, या फिर अगर आपका इस तरह से कर लिया जाए बाईसाइक्लिक कंपाउंड है और ब्रिज हेड कार्बन पे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। दीज आर ऑल अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। समझ में आ गया? क्योंकि sp2 का मतलब प्लेन में आ जाएंगे, और अगर प्लेन में आ जाएंगे तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। 3D में थे तो उनको प्रॉपर स्पेस मिल रहा था, रिपल्सन नहीं हो रहा था, तो वो ज्यादा स्टेबल थे। तो कोई भी बाईसाइक्लिक कंपाउंड है उसमें जो ब्रिज हेड कार्बन होता है, तो ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, रेडिकल, डबल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? दिस इज कॉल्ड ब्रेड्स रूल। एक बार और मैंने आपको बताया था जब डिस्कस कर रहे थे हम लोग डीपीपी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, उसमें बताया। तो यहाँ पे बाईसाइक्लिक ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग दिस इज अनस्टेबल। लास्ट वाला लीस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ पे मैं देखो पूरे ऑर्डर को देखें अगर हम, तो सबसे पहले मैंने किसको लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड को लिखा, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली स्टेबल। देन इसके बाद मैंने रेजोनेंस ऐसे कंपाउंड चूज किया, ऐसे कार्बोकेटाइन चूज किया जिसमें आपका रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस में भी जिसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे 10 कार्बन, यहाँ पे 7 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, इधर 2 कार्बन, फिर डिलोक्लाइजेशन हो रहा था। देन उसके बाद मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को चूज किया। यहाँ पे क्या है, थोड़ा एक्सेप्शन है, वो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं आपको। देन इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन वाले को चूज किया, क्योंकि रेजोनेंस से थोड़ा वीकर इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में भी 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा, 3 अल्फा, 0 अल्फा। फिर इसके बाद विड्रॉइंग वाले इफेक्ट देख लिया हमने। विड्रॉइंग में क्या हो गया, यहाँ पे sp2, यहाँ पे 2 sp2 है, यहाँ पे sp कार्बन और ज्यादा विड्रॉइंग हो गया। यहाँ पे ब्रेड्स रूल लग गया, ब्रिज हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल। और लास्ट वाला तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। राइट, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है आपको? तो अगर हम इस पूरे चार्ट को देखें तो यहां तक जो इफेक्ट है बिफोर दिस CH3 CH2 प्लस, इसके पहले जितने भी कार्बोकेटायन मैंने बनाए इन सब में कौन सा इफेक्ट लग रहा है, स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एरोमेटिक वाला स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है, इन सब में रेजोनेंस वाला स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है, बाकी में हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबलाइजिंग, और इसमें तो कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, नाइदर हाइपर कॉन्जुगेशन नॉर रेजोनेंस। इसके बाद वाले में, यहाँ से जो इसके बाद वाले जो कंपाउंड है, इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, अपोजिट इफेक्ट लग रहा है, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, डीस्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है, मतलब क्या है, इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन दे आर विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन, जो कि अच्छी बात नहीं है कार्बोकेटायन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास डेफिशिएंसी है। ठीक है, एक बार मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूँ, वेट वन।
ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो मैंने इन दोनों में एक्सेप्शनल बिहेवियर बोला है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस कंपाउंड में जो इसको क्या बोलते हैं आप, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, इसको बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन। दिस इज टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड टी ब्यूटाइल कैटायन, टी ब्यूटाइल कैटायन। एंड दिस इज बेंजाइल कैटायन। इसको हम लोग सेपरेटली लिख सकते, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सेप्शन करके। एक्सेप्शनल बिहेवियर जो है तो क्या है आपका, टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन, जो आपको मेमोराइज करना है, ध्यान रखना है, तो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर हम लोग टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन में देखें तो इसमें कौन सा इफेक्ट लग रहा है, इसमें आपका कौन सा इफेक्ट लग रहा है, HC ओनली, यहाँ पे SC लग रहा है, और यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस। वैसे तो क्या होता है, रेजोनेंस ज्यादा डोमिनेंट होता है। रेजोनेंस क्या होता है आपका, ज्यादा डोमिनेंट होता है देन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, बट यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काफी ज्यादा हो चुके हैं। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 9 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये 9 तरीके से इसको स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वही बात हो गई, सपोज मान लिया एक पर्सन है, ठीक है, एक बहुत ही हेल्दी पर्सन है, ठीक है, जो डेली जिम जाता है, और वो क्या है, इंटरनेशनल जो होते हैं ना बॉडी बिल्डर, एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और ठीक है, एक बॉडी बिल्डर है, ठीक है, और एक नॉर्मल सा पर्सन है, ठीक है, एक नॉर्मल पर्सन है ए, और दूसरा बॉडी बिल्डर बी। दोनों की फाइट हो जाए, कौन जीतेगा बताइए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। दोनों की फाइट हो जाए, कौन जीतेगा, बी जीतेगा, ठीक है। बट अगर मान लिया 9 नॉर्मल पर्सन आ गए, 9 और एक बॉडी बिल्डर है, आप बताइए कौन जीतेगा, 9 नॉर्मल पर्सन और एक बॉडी बिल्डर, अब ये जीतेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, चारों तरफ से घेर लेंगे, किसको मारेगा वो। कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे हो रहा है कि वैसे तो रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट हाइपर कॉन्जुगेशन के जब अल्फा हाइड्रोजन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं तो स्मॉल इफेक्ट भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है, एंड इट विल ओवरकम ऑन रेजोनेंस। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमेशा रेजोनेंस ही ज्यादा स्टेबल होगा। 95% केसेस में रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है। ये एक दो एक्सेप्शन है जो मैं आपको बता दूंगा, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन कभी कभी रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 9 हो चुके हैं, 9 तरीके से ये स्टेबलाइज कर सकता है। वैसे तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक सेकेंडरी इफेक्ट होता है, पुअर इफेक्ट होता है, बट इसमें इतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो चुके हैं कि वो रेजोनेंस को भी ओवरकम कर गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि 9 नॉर्मल पर्सन एक बॉडी बिल्डर को हरा सकते हैं, ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस 9 अल्फा केस इज मोर स्टेबल दैन रेजोनेंस। समझ में आ गया सभी स्टूडेंट को, समझ में आ गया होगा, आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा व्हाई 9 अल्फा इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेट। बात समझ में आ रहा है, बताइए। दिस इज कॉल्ड टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेट। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर, कितने अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, तो हाँ, ऐसा कितने नहीं होता है, ये एक तो एक्सेप्शन है जो मैं आपको बताऊंगा। 9 अल्फा वाला ही ज्यादा स्टेबल होता है से, 6 अल्फा वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 6 अल्फा को मैंने रेजोनेंस के बाद ही लिखा है, देखिए यहाँ पे 6 अल्फा को,
तो सिर्फ 9 अल्फा वाला ही ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस। ये बात ध्यान रखना, बात समझ में आ गया। बाकी 6 अल्फा 3 अल्फा वो नॉर्मल जैसा आपका ऑर्डर होता है वैसे ही रहेगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर यहाँ पे एक और एक्सेप्शन हमने देखने को मिला है कि ये जो कार्बोकैटायन है इसको बोलते हैं सीपीएम, शॉर्ट में सीपीएम बोलते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन। व्हाई दिस इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन एंड 9 अल्फा? तो इसके लिए देखिए 9 से ज्यादा कैसे हो सकते हैं बताइए, एक कार्बोकैटायन से 9 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कैसे बनाओगे आप बताओ, हो सकते हैं? पॉसिबल है क्या 9 से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन? नहीं हो सकते ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वाई सीपीएम इज वेरी स्टेबल देन साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन इज वेरी मच स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। देखने में अगर हम देखें तो सीपीएम में कोई भी ऐसा इफेक्ट रेजोनेंस वगैरह नहीं दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड सीपीएम और साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, इसको शॉर्ट में सीपीएम बोलते हैं। तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकैटायन। ऐसा इसलिए होता है कि साइक्लोप्रोपाइल तो आपको समझ में आ रहा है, एक 3 मेंबर्ड रिंग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपाइल। एक एक्स्ट्रा कार्बन है, दैट्स व्हाई इट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। सीपीएम में क्या होता है, देखो अगर कोई 3 मेंबर्ड रिंग है तो 3 मेंबर्ड, अगर मान लिया सपोज कोई 3 मेंबर्ड रिंग है और अगर आपसे पूछा जाए 3 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? 3 मेंबर्ड रिंग जो होते हैं वो हाईली अनस्टेबल रिंग होते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है वो एंगल कितना है, एंगल कितना है यहाँ पे 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर 60 डिग्री का एंगल है। और हाइब्रिडेशन क्या है यहाँ पे कार्बन का, कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3। sp3 कार्बन, sp3 कार्बन नॉर्मली कितने एंगल पे रहना पसंद करता है? अगर ये 109.5 पे होता तो स्टेबल होता है, 109.5 पे जब होते हैं तो काफी रिलैक्स्ड एटम होते हैं, रिलैक्स होते हैं। बट यहाँ पे sp3 कार्बन को फोर्सफुली 60 डिग्री के एंगल पर रखा गया है, तो क्या ये स्टेबल सिचुएशन होगा? नहीं। स्टेबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काफी क्लोज है, तो इनमें रिपल्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होता है वो नॉर्मली अनस्टेबल होता है, मतलब उसमें एंगल स्ट्रेन काफी ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल स्ट्रेन कितना फील करेगा ये, एंगल स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि 109.5 एक्चुअल होना चाहिए था बट है कितना 60, तो ये 49.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन फील करेगा। मतलब that this carbon should be at an angle of 109.5 but it is actually at 60 degree. So how much strain it will feel? Strain means repulsion. How much repulsion, how much angle of repulsion it will feel? 49.5. So 3 मेंबर्ड रिंग हाईली अनस्टेबल होते हैं और इसकी वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ये काफी वीक होता है। 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो एंगल स्ट्रेन की वजह से काफी वीक होता है, एंगल स्ट्रेन की वजह से क्या होता है, काफी वीक होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सीपीएम का जब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा होता है, सीपीएम को हम लोग ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो कैसे बना होगा, इस तरह से ओवरलैपिंग से बना होगा। sp3 आयोडाइड कार्बन ऑफ वन sp3 आयोडाइड ऑर्बिटल ऑफ वन कार्बन ओवरलैप विद sp3 आयोडाइड कार्बन ऑफ अनदर ऑर्बिटल, सो sp3 ओवरलैपिंग से ये बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये एक सिग्मा बॉन्ड है। अब मैंने बताया 3 मेंबर्ड रिंग काफी वीक, 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है काफी वीक होता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, क्या मैं सीपीएम को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ रोटेट करके, ऐसा लिख सकता हूँ या नहीं? सीपीएम को ऐसा लिख सकता हूँ, मैंने रोटेट कर दिया है। यहाँ पे जो कार्बन है इसको वैकेंट ऑर्बिटल का पॉजिटिव चार्ज, राइट।
ये क्या है आपका वैकेंट ऑर्बिटल। हम लोग डिस्कस करें व्हाई सीपीएम इज वेरी मच स्टेबल, इट इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन। इसमें कौन सा ऐसा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट लग रहा है? तो इसमें स्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो लग रहा है वैसा होता है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो काफी वीक होता है, तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करता है इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन को वैकेंट ऑर्बिटल में सप्लाई करता है। इस टाइप के बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं, इस टाइप के ओवरलैपिंग बोलते हैं सिग्मा पाई और सिग्मा पी ओवरलैपिंग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि सीपीएम इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन ड्यू टू सिग्मा पी ओवरलैपिंग। राइट, एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि 3 मेंबर रिंग काफी अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन, बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है काफी वीक है, तो ये क्या करता है इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट ऑर्बिटल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं। ऐसा सीडी में अगर हम देखें एग्जैक्टली पैरेलल होते हैं, और पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे जो सिग्मा के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि वीक होते हैं, तो वीक सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है और इस साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करता है। दैट्स व्हाई सीपीएम इज वन ऑफ द स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या ये बात समझ में आ गया? व्हाई सीपीएम इज मोर स्टेबल देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप बोलेंगे यहाँ पे बिकॉज ऑफ सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, राइट। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल ऑर्डर लिख लिया है। अगर हम ओवरऑल देख, अच्छा रिपीट करना, ठीक है। मैंने ये बताया कि जो 3 मेंबर रिंग होता है वो एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होता है। मतलब यहाँ पे एंगल 109.5 होना चाहिए था, बट एक्चुअल में एंगल 60 डिग्री का है, तो इट शुड बी 109.5 बट इट इज 60। सो दिस 3 मेंबर रिंग is feeling an angle strain of 49.5, strained molecule। तो इस स्ट्रेन की वजह से बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन से काफी क्लोज है, इसकी वजह से रिपल्सन की वजह से ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है काफी वीक हो चुका होता है। तो अब अगर हम सीपीएम की बात करें तो सीपीएम को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। तो सीपीएम का ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको ये पता चलेगा ये जो सिग्मा बॉन्ड है और इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, और ये पैरेलल होने की वजह से ये क्या करता है, ये अपने सिग्मा के इलेक्ट्रॉन जो कि वीक सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट ऑर्बिटल में सप्लाई करता है। सिग्मा के इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल में सप्लाई करता है, और सप्लाई करके क्या करता है इसके जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। एंड नॉट ओनली दिस बॉन्ड, एक बार इस तरह से डोनेट करेगा, फिर हम लोग इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ऐसा रोटेट करके ऐसा लिख सकते हैं, तो जब ये पैरेलल आएगा तो यहाँ से डोनेट होगा, फिर इसको हम लोग रोटेट करके इस वाले बॉन्ड के साथ भी कर सकते हैं, इसको रोटेट करके। बात समझ में? तो तीनों जो सीसी बॉन्ड्स है वो 1 बाय 1 करके इस कार्बन के एम्प्टी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे, और सप्लाई करने की वजह से इसको स्टेबलाइज करेंगे। That's why I have written that CPM is more stable than benzyl carbocation due to sigma pi overlapping. Right? Clear? समझ में आ गया क्या? तो ओवरऑल अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, एरोमेटिक सबसे पहले लिख दिया, देन रेजोनेंस वाले लिख दिया, देन सीपीएम लिख दिया मैंने, सीपीएम के बाद 9 अल्फा, 9 अल्फा के बाद बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जेई में पूछा जाता है, ये बात आप ध्यान रख लो। 9 अल्फा इज मोर स्टेबल देन benzyl carbocation. Tertiary butyl carbocation is more stable than benzyl carbocation. Then resonance, then alpha hydrogen in decreasing order, then destabilizing effect, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है,
देन ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन प्रॉपर्टीज अनस्टेबल होता है, लास्ट में एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। सभी स्टूडेंट को ये ऑर्डर समझ में आ गया? बताइए, क्लियर है? ओके, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले। राइट क्वेश्चन, राइट द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ following carbocations. Write the stability order of following carbon. First one is बताइए क्या ऑर्डर होगा, सभी स्टूडेंट बताइए। ऑर्डर 1 2 3 4 आप एज्यूम कर लीजिए इसको 1 2 3 4 और इसके अकॉर्डिंग इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इफेक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट में कौन सा इफेक्ट होगा? फर्स्ट में पॉजिटिव सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस होगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन में कितने अल्फा मिलेंगे इसको? अल्फा कितने मिलेंगे? 3 इधर मिल गया और 2 इधर मिल गया, 3 2 5 एंड 2 7, अल्फा 7 मिल गया। सेकंड वाले में रेजोनेंस होगा? नहीं, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा कितना होगा? 1। थर्ड वाले में रेजोनेंस होगा? बिल्कुल। हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। अल्फा कितने हैं? अल्फा कितने इस पूरे सिस्टम से देखिए, अल्फा कितने हैं? 2 इधर और 1 इधर, 3। ठीक है, 3 है ना, 4 किधर? 2 + 1 3 है ना। नेक्स्ट वाले में देखिए रेजोनेंस होगा? नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अल्फा कितने हैं? 4। ठीक, अब बताइए आप ऑर्डर क्या होगा? पहले उसको लिखेंगे जिसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो रहा है। तो रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन किसमें होगा? सबसे पहले आएगा आपका 1 नंबर, 1 के बाद आएगा 3, 3 के बाद कौन सा आएगा? 4, 4 के बाद 2 आएगा। क्या ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिखिए। व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट को बोलते हैं 3 डिग्री, सेकंड को बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड थर्ड वन इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ पे आप स्टेबिलिटी ऑर्डर दो तरीके से देख सकते हैं, या तो आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देख सकते हैं, या फिर एक और तरीका है। वैसे तो वो सेकेंडरी इफेक्ट होता है, पुअर इफेक्ट होता है, बट उसको ध्यान में रख के भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके अगर आप करेंगे तो फर्स्ट में 9, सेकंड में 6 और थर्ड में 3 है। 1 2 3 ऑर्डर आएगा। बट एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हैं। हमें पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, यहाँ पे 2 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, और यहाँ पे सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? इसको 3 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है वो 3 कार्बन से अटैच है। इसको 2 डिग्री बोल रहे क्योंकि ये 2 कार्बन से अटैच है। ये 1 डिग्री 1 कार्बन से अटैच है।
ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बाईसाइक्लिक कंपाउंड लूंगा। ये सभी बाईसाइक्लिक कंपाउंड बना रहे हैं। ऐसे कंपाउंड को बाईसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं जिसमें 2 रिंग आपको दिख रहे हैं, जो कि एक्चुअली कैसे होते हैं, ये 3 डायमेंशनल है। सभी एटम यहाँ पे प्लेन में नहीं होते। यहाँ पे आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग कार्बोकेटायन। बताइए जल्दी से ऑर्डर बता दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, सभी लोग एग्री कर रहे हैं। थर्ड लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि थर्ड में क्या है, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन पे इधर या फिर इधर पॉजिटिव चार्ज नहीं आना चाहिए, अदरवाइज बहुत ही अनस्टेबिलिटी आ जाएगा। क्योंकि ये कंपाउंड कैसा होता है, 3D में होता है। ये जो कार्बन है ये आउट ऑफ प्लेन है, अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो प्लेन में जाएगा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, अनस्टेबल हो जाएगा। 3 तो आपका लीस्ट स्टेबल है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CH2 और CH3 दोनों ही, देखो CH2, CH3 और CH ये तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, प्लस साइन करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट है एक ऐसा कार्बोकेटायन है 1 डिग्री है, सेकंड वाला कैसा कार्बोकेटायन है 3 डिग्री है, 3 साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और लास्ट वाला कैसा कार्बोकेटायन है 2 डिग्री है, क्योंकि इसमें टू साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में क्या ऑर्डर होता है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो बताइए ऑर्डर क्या होना चाहिए। 2 4 1 3। समझ में आ गया आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। बताइए ऑर्डर बताइए। ऑर्डर बताइए। बताइए ऑर्डर क्या होगा। देखिए फर्स्ट में क्या होगा रेजोनेंस, सेकंड में क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, लास्ट वाले में क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे अल्फा कितने हैं 1, यहाँ पे अल्फा कितने हैं 4। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, क्या ये स्टेबल है, नहीं। बेंजीन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि इन दोनों के साइड में जो कार्बन है वो sp2 आयोडाइज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से विड्रॉ करना लगते हैं। ये बताया था मैंने आपको, ये विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं sp2, इसलिए बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। तो थर्ड वाला तो लास्ट में गया। मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में भी जिधर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा 4, 4 के बाद आपका आ जाएगा 2। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, O डबल बॉन्ड CH प्लस, NH डबल बॉन्ड CH प्लस। बताइए ऑर्डर बताइए।
क्या ऑर्डर होगा? थ्री वन टू, ये अच्छा क्वेश्चन है। 312 नहीं होगा, 312 नहीं होगा। एनीवन एल्स? 132 नहीं होगा। और कोई? 213? 213 नहीं होगा। और कोई? 132 नहीं होगा। और कोई? 231 नहीं होगा। जितने पॉसिबिलिटी है सब आपने बता दिए। क्या ऑर्डर होगा इसे? देखते हैं। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें, मैंने आपको एक इस तरह का सिचुएशन बताया था टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन में, कि अगर ए के पास लोन पेयर और बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। बताया था ना मैंने, क्योंकि ये लोन पेयर क्या करता है? इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। दिस इज ए स्टेबल सिचुएशन। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है? देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, और कार्बन के ऊपर वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब। तो क्या यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगा थर्ड वाले में? थर्ड वाले में क्या होगा? डबल बी, बैक बॉन्डिंग। सेकंड वाले में क्या? सेकंड में भी बैक बॉन्डिंग होगा। हाँ, ऑक्सीजन के पास भी होता है लोन पेयर। तो ऑक्सीजन के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग होगा। बट ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग कौन करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा हो, कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो उसके डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टेंडेंसी टू डोनेट। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, more tendency to donate lone pair electron to vacant orbital of carbon. What about this first one? फर्स्ट में कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो क्या फर्स्ट में कोई बैक बॉन्डिंग होगा? फर्स्ट वाले में तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। ये सभी स्टूडेंट के समझ में आ रहा है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो इस कार्बन के पास क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है आपको? नहीं, तो फर्स्ट में तो कोई बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट आपका लीस्ट स्टेबल होगा। मोस्ट स्टेबल कौन होगा? नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर डोनर। 3 2 1। क्या ये सभी चुना आ गया? 3 सबसे पहले आएगा, देन 2, देन 1। 3 2 1। किसी स्टूडेंट ने बताया था 3 2 1? अभी भी 1 3 2 बता रहे हो। इसको समझा दिया तब क्यों 1 3 2 बता रहे हो? 3 2 1 हो गया ना। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बेटर डोनर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पुअर डोनर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए ऑर्डर क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर? ऑल ऑफ यू।
बताइए क्या ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर आपको दिख रहा होगा ये क्या होगा, इधर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन है। ये बात समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट को? बाकी रेजोनेंस तो सभी में है, हमें वो चीजें देखना है जो डिफरेंस है, कॉमन जो चीजें हैं उससे हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट वाले में क्या है, डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर बेंजीन में, मैंने आपको बताया था कि बेंजीन से अगर CH3 अटैच है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन वो भी करता है टॉर्निन के अंदर। बेंजीन से अगर CH3 अटैच है तो वो भी हाइपर कॉन्जुगेशन करता है। एक बार हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कार्बन से 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा, फर्स्ट में तो समझ में आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे देखें सेकंड वाले को देखें, क्या सेकंड में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन करके इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है? तो एक बार देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन में पहला स्टेप क्या होता है, ये CH बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे क्या आता है, H+ निकल जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है। फिर ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। अब ये तो वही बात होगी ना, कार्बन के ऊपर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल नेगेटिव चार्ज और एक कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकता है यहाँ से? जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसका वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा। तो इसका मतलब अगर अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है तो क्या वो कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा? ये CH3 क्या कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। यू कैन सी फ्रॉम हियर, एक बार यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया फिर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करेगा। क्लियर, सभी स्टूडेंट को दिख रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? यस और नो कुछ बोलेंगे क्या? ठीक है, अब एक बार अगर हम पैरा पे देखते हैं, ये तो हो गया ऑर्थो पे। अगर आपका CH3 पैरा पे अटैच हो, अगर CH3 पैरा पे अटैच है तो क्या वो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू उस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है? लेट अस सी, यहाँ पे H को हम लोग ब्रेक कर देते हैं और H को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव सिंगल डबल ऐसा होगा, यहाँ पे नेगेटिव आ गया और फाइनली ये कार्बन के पास नेगेटिव पहुंच गया, कार्बन के पास नेगेटिव पहुंच गया तो अब ये नेगेटिव इसका वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ पे भी स्टेबल वाला फैक्टर आ गया, स्टेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया, मतलब पैरा पे भी स्टेबिलिटी मिलेगा इसको। बट ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो दोनों कर रहे हैं, मुझे बता सकते हैं दोनों ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा? तो जब हाइपर कॉन्जुगेशन सेम हो जाए तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट। एल्काइल ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, ये एक और इफेक्ट करेगा, प्लस आई भी तो करेगा और प्लस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, तो इस CH3 से ये कार्बोकैटायन ज्यादा नजदीक है, मतलब ये ज्यादा इजीली डोनेट कर पाएगा और इस पॉजिटिव चार्ज से ये CH3 दूर है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जब डिस्टेंस बढ़ता है तो वीकर होता जाता है। तो ऑर्थो एंड पैरा में हाइपर कॉन्जुगेशन से तो दोनों स्टेबलाइज कर रहे हैं, बट ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा बताइए, ज्यादा स्टेबलाइज कौन करेगा, ऑर्थो पे प्रेजेंट CH3 या पैरा पे प्रेजेंट CH3? पैरा पे प्रेजेंट CH3, ऑर्थो पे प्रेजेंट CH3 ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर आपका मेटा पे CH3 प्रेजेंट है तो क्या मेटा पे प्रेजेंट CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर सकता है? चेक करते हैं, आंसर है नो, नहीं कर सकता है। देखो यहाँ पे अगर ब्रेक करें तो क्या हो जाएगा, ब्रेक होने के बाद ये CH2 माइनस हुआ, इसके बाद क्या होगा, ये आपका नेगेटिव चार्ज इधर आया, इसको ऐसे बना लेते हैं, नेगेटिव चार्ज इधर आया, डबल बॉन्ड इधर आया,
ये बात समझ में आ रहा है आपको? बता रहे यहाँ पे कार्बन के एडजेसेंट कार्बन पे, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन पे, क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पहुंच पाएगा? बताना मुझे, जाएगा क्या नेगेटिव चार्ज? नहीं जा रहा है ना? समझ में आ रहा है या नहीं? यहाँ से H प्लस निकला, इधर लिख देते हैं, यहाँ पे H प्लस निकला, यहाँ CH2 माइनस हुआ, CH2 माइनस माइनस सिंगल डबल, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये डीलोकलाइज होके इधर आएगा, ये वाले कार्बन पे आएगा। अब बताना क्या ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के साथ जो एडजेसेंट नहीं है इतने दूर से कॉन्जुगेशन कर पाएगा? कॉन्जुगेशन? इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 थर्ड एटम में नहीं हो पाएगा। अगर साइड में नेगेटिव चार्ज आता तो हो जाता। इसका मतलब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखने को हमने मिला, इंपॉर्टेंट बात ये देखने को मिला कि अगर CH3 मेटा पे है तो वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर ऑर्थो पे है या पैरा पे है तो हाइपर कॉन्जुगेशन से कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को इस कार्बन के जस्ट साइड में लेके आता है और बाद में क्या कर देता है, बाद में कॉन्जुगेशन कर लेता है, बैक बॉन्डिंग कर लेता है। सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया कि मेटा, अगर CH3 मेटा पे है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों नहीं कर पाता है, वो कार्बोकेटायन क्यों नहीं स्टेबलाइज कर पाता है, क्योंकि वहां तक नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंच पा रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो वहां तक नहीं हो पा रहा है। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे SIR इफेक्ट कैसे लगेगा बताइए? क्या ये दोनों बल्कि ग्रुप है? ये तो बल्कि ग्रुप है, बट ये उतना बल्कि नहीं है। अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, 2 हाइड्रोजन है, उतना बल्कि नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, नेग्लिजिबल SIR लगेगा, जो हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लिजिबल SIR। ठीक है, तो आप बताइए ऑर्डर क्या होगा? अगर हम फर्स्ट वाले में देखें तो इसमें डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, सेकेंड और लास्ट वाले में इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें भी इनडायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। और दूसरा इफेक्ट क्या लग रहा है, प्लस आई भी लग रहा है, इधर भी प्लस आई लग रहा है। इसको I1 मान लेते हैं, इसको I2 मान लेते हैं, तो प्लस I1 इज ग्रेटर देन प्लस I2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? और यहाँ पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ऑर्डर बताइए, मेटा पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं पाता है, ऑर्डर बताइए आप, ऑर्डर क्या होगा? डायरेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, डायरेक्ट प्रॉफिट होगा, फर्स्ट वाला डायरेक्ट प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट के बाद क्या होगा, देन इसके बाद सेकंड के बाद आएगा आपका फोर्थ के बाद आएगा आपका थर्ड, लास्ट में आएगा, क्योंकि थर्ड में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, जबकि 1 2 4 में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, 7। बताइए ऑर्डर क्या होगा, ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि कौन से कंपाउंड में कौन सा इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, सभी स्टूडेंट लिखिए कौन सा इफेक्ट लग रहा है कौन से कंपाउंड में।
अगर हम NO2 देखें, NO2 इज ए वेरी पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -M-I। बेंजीन से क्या करेगा, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, करेगा या नहीं बताइए। बेंजीन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा अपनी तरफ, -M-I, मतलब यहाँ पे विड्रॉइंग इफेक्ट लगेगा। -M से भी विड्रॉ करेगा, -I से भी विड्रॉ करेगा। और Cl, मैंने बताया था हेलोजन का कैसा इफेक्ट होता है, हेलोजन कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -I, ओवरऑल इफेक्ट -I, ये भी विड्रॉइंग होता है -I। मतलब इन दोनों में तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इन दोनों में विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिसमें लास्ट वाले में तो वेरी पावरफुल विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। और फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या लगा है, +M ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे देखो लोन पेयर ऑक्सीजन के पास +M लगा हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, बट ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज करेगा। बेंजीन से CH3 लगा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज करेगा, ये +M से रिलीज करेगा। मतलब फर्स्ट और सेकंड में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। और कार्बोकेटायन को कौन स्टेबलाइज करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो डिस्टेबलाइज कर देंगे, ये क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज कर देंगे, ये डिस्टेबलाइज कर देंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा, मैक्सिमम रिलीजिंग इफेक्ट किसमें लग रहा है, सेकंड वाले में। सेकंड के बाद फर्स्ट और थर्ड और लास्ट वाले में तो क्या लग रहा है, विड्रॉइंग में भी पावरफुल विड्रॉइंग, फोर्थ में पावरफुल विड्रॉइंग है। क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है। ये हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज करके स्टेबलाइज करेगा, ये +M से रिलीज करके स्टेबलाइज करेगा। +M वाला ज्यादा डोमिनेट होता है, इसलिए 2 को पहले लिखा 1 से। यहाँ पे तो विड्रॉ कर रहा है, लास्ट में जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये भी विड्रॉ करेगा, बट उतना ज्यादा विड्रॉ नहीं करेगा। 2, 1, 3 एंड लास्ट में आपका 4 है। ये CH3 इस कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करेगा, इसके बारे में तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सी, पहले ये CH बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पे बैक बॉन्डिंग कर लेगा। जैसे ही साइड में नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होकर जाएगा, बैक बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज कर देगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इस कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करेगा। लेट्स सी, कार्बोकेटायन को कैसे स्टेबलाइज करेगा। सेकंड वाले को देखते हैं एक बार। सेकंड में कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में सभी स्टूडेंट को दिख रहा होगा। ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे इधर जाएगा डबल बॉन्ड, और ये इधर जाएगा। देखिए, क्या इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है या नहीं। देखिए, ये अपने ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज ले आया, बट उस कार्बन को क्या कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाने के बाद इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल बोल सकते हैं ना, इसको ऐसा बोल सकते हैं। ये बॉन्ड इधर जाएगा, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इसको हम लोग फाइनली पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो क्या ऑक्सीजन ने कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दिया ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया ना। पहले 6 थे, अभी 8 हो गया। क्या ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नहीं, अभी भी 8 है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में चला गया, दोनों के पास, ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के पास। तो स्टेबलाइज कर दिया नहीं, समझ में आ गया आपको किस तरह से OCH3 ने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज किया। उसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके उस कार्बन को न्यूट्रलाइज कर दिया, 8 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक 7th क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हम लोग एक नोट करके लिखते हैं, एक नोट करके आप लिखिए।
कि सपोज आपको प्लस आई की बात किया जाए और CD3 और CH3 है, डी का मतलब ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम इज आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। एक बार कार्बन से 3 ड्यूटेरियम लगे और एक बार 3 हाइड्रोजन लगे हुए, कौन ज्यादा अच्छा प्लस आई करेगा? CD3 ज्यादा अच्छा प्लस आई करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ड्यूटेरियम का प्लस आई हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। मैंने ये ऑर्डर बताया था ना इंडक्टिव इफेक्ट जब पढ़ा रहा था। ड्यूटेरियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, इट हैव मोर प्लस आई देन हाइड्रोजन। तो CD3 का प्लस आई CH3 से ज्यादा होता है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात किया जाए, हाइपर कॉन्जुगेशन कौन ज्यादा अच्छा करेगा? मतलब एक बार हमने CH2 प्लस से CD3 लगा दिया और एक बार हमने CH2 प्लस से CH3 लगा दिया, बताइए कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन? कौन ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा? तो बेसिकली बात ये होता है कि CD बॉन्ड एक बात ध्यान रखना आपको, CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, बताया भी था मैंने, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो। CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH बॉन्ड, दिस इज एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। CH बॉन्ड, CD और CH बॉन्ड में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है बताइए? कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब आप देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड ब्रेकिंग होता है ना। पहला स्टेप क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का? हाइपर कॉन्जुगेशन का पहला स्टेप होता है ये बॉन्ड ब्रेक करना। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करने में ही मुश्किल आ रही है, परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तकलीफ हो रही है, तो क्या ये बॉन्ड ब्रेक होगा? मतलब बॉन्ड ब्रेक होने में दिक्कत आ रही है। अगर CD बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है तो उतना अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा। तो बताइए CD3 और CH3 में अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन कौन करेगा? क्योंकि CH बॉन्ड वीकर होता है, जल्दी ब्रेक होगा, फटाफट हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। CH3 ज्यादा अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहाँ पे SC लिखा मैंने, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों कार्बोकेटायन में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है प्लस आई से। तो इन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल होगा, सॉरी सेकंड वाला ज्यादा आपका स्टेबल होगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई दोनों हो रहा है, तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करेंगे स्टेबिलिटी। बट अगर मान लिया ऐसा हो जाए, सपोज यही कार्बोकेटायन ऐसा हो गया, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? डिसाइडिंग फैक्टर इज SC। इसे बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो? First one. यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए? फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ड्यूटेरियम आपको दिख रहे हैं, क्या ये अल्फा ड्यूटेरियम है? हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा ड्यूटेरियम पार्टिसिपेट करते हैं, ये तो सब बीटा है, ये तो सब बीटा है। डायरेक्टली अटैच है क्या? क्या इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है? नहीं, इसके बाद है बीटा वाले, ये सब बीटा है। नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा ड्यूटेरियम, नो अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन तो होगा ही नहीं। और अगर किसी कंपाउंड में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो डिसाइडिंग फैक्टर इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गया होगा। तो अगर किसी कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने का तरीका देखें तो प्लस आई ड्यूटेरियम का ज्यादा अच्छा होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन CH बॉन्ड ज्यादा अच्छा करता है। अगर हम ओवरऑल देखें, ओवरऑल रिलीजिंग इफेक्ट, अगर किसी कंपाउंड में दोनों ही हो रहा है प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ओवरऑल कौन ज्यादा अच्छा रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन? ओवरऑल बताइए। CH. Because SC is more dominant than plus I, राइट? क्या ये बात सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया? क्लियर है? चेक कर लीजिए आप।
फिजिक्स का डाउट क्लास अटेंड करना है आपको? फिजिक्स का डाउट क्लास करना है क्या? ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ और उसको होमवर्क लिख लीजिए आप, उसके बाद आप जा सकते हैं, ठीक है? राइट होमवर्क। मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे देता हूँ। फर्स्ट आपका है, यू हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ CH3 एंड CD3+, ठीक है? सेकंड इज CH3 होल थ्राइस C+ and CD3 whole thrice C+. Third is ये आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क में करना है। मैं आपको PDF सेंड कर दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करना और आज जो आपने पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास कब है आपका? ठीक है, अभी आप लीव कीजिए, ठीक है? सर तो मैं आपको सेंड, हाँ बताइए। GOC के लिए और कितना लेक्चर लगेगा GOC 2 के लिए? GOC2 के लिए अभी 4-5 लेक्चर लगेंगे, ठीक है? ठीक है सर। TV1 में जो स्टूडेंट लेट में ज्वाइन किया उनको मैं आपको लेक्चर का वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? जो रिकॉर्डिंग है प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? बाय सर, थैंक यू सर। बाय, गुड नाइट।